का स्वागत है। मित्रों, ये एक नया चैनल, एक नया रंग, एक नया रूप और इसके साथ साथ एक नई बात ये कि अब हम आपके साथ साथ चलेंगे। यानी जीवन के हर मोड़ पर हम आपके साथ होंगे। जहां आपको ये लगेगा कि कोई परेशानी है, कोई उलझन है, तो उन उलझनों को दूर करने के लिए हम होंगे हर पल आपके साथ। क्योंकि अब हम आपके ड्राइंग रूम में हैं, आपके आंगन में हैं और आपके मन में भी हैं। यानी आप मन की बातें हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी उलझनों का हमसे हल ले सकते हैं। इसीलिए अब की बार हम आए हैं जीवन पथिक बन के आपके। तो मित्रों, इस नए चैनल में हम जो नई बात करने जा रहे हैं, बात वो नई होगी, लेकिन हमारे विद्वान पुराने होंगे, आप हमारे मित्र पुराने होंगे। बस एक नया रूप भर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखकर आपको ये याद आ गया हो गया कि हमारे साथ पिछले चैनल में, पिछले श्रृंखला में, साहित्य पथिक में कौन से विद्वान हमारे साथ जुड़ते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक याद किया, बिल्कुल सही नाम याद आया आपको। वे हैं हमारे चिर परिचित, हमारे मित्रवत विद्वान, जो कि जुड़ते हैं काशी से, डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए इनका स्वागत करें अपने इस नए चैनल में। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। इस नए चैनल के लिए आपका अभिनंदन मेनका जी। और आशा है आप बिल्कुल नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से आप एक नया सीरीज आरंभ कर रही हैं। स्वस्थ शुभेच्छा, प्रशस्त शुभेच्छा। जी धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे मित्रों को भी, हमारे दर्शक मित्रों को भी आपको देख के, अपना पुराना चेहरा, पुराने मित्रवत विद्वान को देख के खुशी हुई होगी। तो गौतम जी, हम एक बात ये बता दें कि अब की बार हमने सोचा है कि हम दूर दूर से नहीं, अपने मित्रों के घर पे होंगे, उनके आंगन में होंगे, उनके ड्राइंग रूम में होंगे और जीवन के हर मोड़ पर उनके साथ होंगे। क्योंकि अब हम उनकी समस्याओं का, उनके मन के उलझनों का, उनके बहुत सारे जो समस्याएं ऐसे हैं जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, उनकी बातों को सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे। तो विषय आप कैसे, मुझे तो ये बहुत, मैं उल्लसित हूँ, लेकिन किस विषय पर क्या बात करना है ये तो आप ही स्थापित करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब की बार हम सिर्फ बात ही करेंगे। बात ऐसी कि जो आम उलझने होती हैं, अगर हमारे कोई पड़ोसी होते हैं, आते हैं, तो जो चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में जरूर जीवन की कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो गौतम जी, एक जो बहुत आम चर्चा है और जो देखने में भी आ रहा है, एक वक्त था जब हमारा युवा बिल्कुल पढ़ाई में, विज्ञान में लग गया था और उसने ये मानना बंद कर दिया था कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती है, कोई परम सत्ता होती है, परम शक्ति होती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो उनके मन की उलझन है, कॉम्प्लिकेशन है कि क्या है, कि वो किसी को भी गुरु बना लेते हैं। फिर कुछ दिन तक वो उनके शरण में जाते हैं और तमाम तरह की अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, चाहे कैरियर संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, उनके जीवन के प्रेम संबंधी हो। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि क्या आज का युवा जो इस तरीके के उलझनों में है, वो सचमुच ईश्वर में आस्था रख रहा है या उसके मन का कॉम्प्लिकेशन है। क्यों ना केवल इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। हाँ, चर्चा होगी अगर इस पूरे प्रसंग को अगर एक प्रिसाइज प्रश्न में बदला जा सके तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। इसको अ, अगर आपका प्रॉब्लम अगर जाना जाए तो क्या है, अगर उन लोग का प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए कैसे प्रॉब्लम है, ये मुझे जानना है। नहीं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम सबके साथ हैं, सबके घर में हैं। हम ये सिर्फ आपका व्यू जानना चाह रहे थे कि क्या आज का युवा दिग्भ्रमित है,
या उनके मन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि वो समय समय पे कभी ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, कभी कोई भी होता है जो समाज में आजकल मोटिवेटर्स और गुरु बहुत हैं, तो उनके शरण में चला जाता है। तो वो क्या सही राह चुन रहा है, क्या सही मोटिवेटर चुन रहा है? मतलब आप ये कह रही हैं कि क्या आज की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित है और बहुत जल्दी किसी के भी मोटिवेशन में आ जाती है, ऐसा कुछ आप कह रही हैं? जी, जी, जी। तो इसमें हर्ष क्या है? नहीं। क्योंकि युवा जो ऊर्जा होती है वो तो बहुत जल्दी प्रभाव ग्रहण करती है बाहर का। तो उनको ट्रेन करने के लिए, और उनको ट्रेन क्यों किया जाए? अभी ये बहुत स्पीडी कोई एनर्जी पास से गुजर रही है, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता है। यंग एनर्जी ऐसे ही होता है कि यंग एनर्जी की स्पीड बहुत तेज होती है। उसको कंट्रोल करने की, इसको ट्रेन करने की अ, ये सारे प्रयास विफल होते हैं। और मुझे याद आता है कि गांधी जी ने यंग इंडिया लिखी थी, यंग इंडिया न्यूज़पेपर में जब वो लिखा करते थे, जो बाद में हिंद स्वराज में बदला। तो गांधी जी का प्रसंग यूं ही आ गया, क्योंकि यंग जनरेशन की बात आ रही थी, यंग इंडिया की बात आ गई। 2005 से 100 साल पहले 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था पहली बार। उसमें जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, तो उन्होंने किया था। तो उस समय 5 से 9 के बीच गांधी जी इंग्लैंड से पढ़ के यहाँ लौट रहे थे, और 2009 में वो वहीं से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। तो जहाज में इन्होंने कई यंग लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने शुरू किए, और वो बहुत लंबा हुआ। फिर उसका वो गुजराती वर्जन भी छपा 1909 में। फिर उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेट भी किया, उसका ट्रांसलेशन वो 1910 में छपा। तो हिंद स्वराज उसका नाम हुआ, और उसको यंग लोगों को पढ़ना ही चाहिए। पहले वो हिंद स्वराज्य था, फिर बाद में हिंद स्वराज हुआ गुजराती अंग्रेजी में। जो महादेव भाई देसाई थे वो उनको प्रूफ रीडिंग एडिटिंग ये सब करते थे, तो गांधी जी इसको जवाब देते थे, और कई पेजेस में उन्होंने प्रश्न को उत्तर दिए थे, जो यंग उस समय के लोग थे, यंग जनरेशन के प्रश्न को उत्तर दिए थे। तो ये उस वक्त का दौर था जब 2011 में रविन्द्रनाथ ठाकुर और मांडवी जी के 150 साल मनाए जा रहे थे। उसी समय 2011 में हिंद स्वराज के भी 100 साल मनाया जा रहा था हमारे देश में, लेकिन उधर कम ध्यान दिया गया। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को इस किताब को जरूर से पढ़ना चाहिए। एक जरूरी किताब है, ये गीता हो सकती है युवा पीढ़ी के। लेकिन मुझे ये तो प्रसंग याद आ गया यंग इंडिया का और हिंद स्वराज। लेकिन मुझे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि युवा पीढ़ी शुरू से प्रभावित होने वाली पीढ़ी रही, विशेषकर भारतवर्ष में। अगर गांधी जी हैं तो गांधी जी की तरफ वो प्रेरित हो रहे थे पहले आजादी के दिनों में। बाद में अगर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का दौर है तो अमिताभ बच्चन जैसे बाल रखना, फिर शाहरुख खान और विराट कोहली जैसे दाढ़ी रखना, प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है युवा मानस पर। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मेरी दृष्टि में। प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन प्रभाव और प्रेरणा, जो प्रभाव के साथ साथ कोई प्रेरणा भी चल रही है क्या? कोई प्रभाव हमेशा बाहर से आता है और प्रेरणा हमेशा भीतर से जगती है। तो जैसा कि मैं एक लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि जो जीवन जो है वो न जर्नी है न डेस्टिनेशन। जीवन जो है एक कंपनी है। अगर संग अच्छा रहा तो पूरा जीवन अमूल्य हो जाता है। लेकिन हम लोग हमेशा यात्रा और लक्ष्य इसी की भाषा में सोचते हैं, और हमेशा युवाओं को कहते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित करो, है ना। माता पिता युवाओं को बोलते हैं, उनके माता पिता पहले बोल चुके हैं। इसको हम लोग दोहराते हैं परंपरा। एक लक्ष्य होना चाहिए जिसको आपको बढ़ना। हम लोग ये नहीं कहते कि तुम्हारा संग अच्छा होना चाहिए। संघ का मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, संघ का मतलब किताब भी हो सकती है, संघ का मतलब परिवेश भी हो सकता है।
और जो संघ उसी को कहते हैं जो उसको, उसकी पूरी चेतना को उसके भीतर की ओर मोड़ दे, उसके अंतस की ओर मोड़ दे। ऐसा नहीं है कि कोई 18 साल का युवा है या 30 साल का युवा है तो वो बाहरी दुनिया में ही उस रफ्तार के साथ चले, भीतर की ओर मोड़ा जा सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, चाहे वो जॉन किट्स का ले, चाहे हम स्वामी विवेकानंद का ले, है ना। भीतर की ओर अपनी ऊर्जा को मोड़ा जा सकता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, परिवेश या संघ ही बता दे। इसको बहुत सरल और बिना प्रोफेशनल ढंग से समझे हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वो करने जाते हैं। अगर मम्मी ने अलमारी खोली तो वो चाहते हैं कि उनकी भी कोई छोटी सी अलमारी है जिसको वो खोले। मम्मी पापा अगर कप में चाय पी रहे हैं तो वो चाहते हैं उनके लिए भी एक छोटा सा कप हो जो घर में रखा भी जाता है। तो वो भी वही वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं। इसका मतलब है कि बड़ों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं कि वो क्या करें, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। बच्चों से जो कुछ भी करवाना है वो बड़े खुद करें, यानी वो तुरंत करेंगे। यानी बड़ों का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है बच्चों को। और बच्चों के पास ये भाषा होती है कि आप जो भी कहेंगे वो उसके विरुद्ध करेंगे, वो ना नहीं सुनना चाहते, है ना। और वो आप जिसको मना करेंगे वो करने की एनर्जी उनकी इंटेंसिफाई हो जाएगी, वो खेल की भाषा ही समझेंगे। तो ऐसे में सबसे आसान है कि जो उससे करवाना है, अगर ड्राइंग करवाना है तो चीजें रख के, ड्राइंग की जितनी भी चीजें, कॉपी, पेंसिल, स्केच बुक, वाटर कलर्स, कलर सब रख के खुद करें अपना। वो देखे, गाय देखेगी कि बड़े ऐसा कर रहे हैं तो वो भी खुद करने लगेंगे। आप किताब पढ़ रहे हैं वो भी किताब पढ़ेंगे, है ना। तो ये परिवेश, और जाहिर है कि बच्चे का परिवेश घर से ही शुरू होती है, परिवेश शुरुआत होता है उसको घर से ही मिलता है। ये तो बहुत सामान्य और बेसिक बातें हैं कि बच्चा प्रेरित हो सकता है युवा होने में। जब वो किशोर से युवा हो रहा है, एडोलेसेंस एज तक जा रहा है, तो उसकी आंखें, उसके कान, उसकी इंद्रियां तो बाहर की ओर खुल रही हैं, तो बाहर ही देखेगा तो देखने दे। ये चीजें उसके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। ऐसे में अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान सुनने लगेगा, और वो जो जो बोला जाएगा वो करने लगेगा। अभी कुछ समय पहले हाल ही में इलाहाबाद में दो लड़के, वो लोग कहीं से ओशो की बात सुन लिए कि सच्चा सुख तो मरने पर ही मिलता है, दोनों ने आत्महत्या कर ली, है ना। तो इससे बचाने की जरूरत है, उनके पास जो प्रभाव पड़ता है इससे बचाने की जरूरत है। और लगातार काउंसलिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको अच्छे संघ की जरूरत है। संघ प्रकृति भी हो सकती है, संघ परिवेश भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि प्रभाव जो वो ग्रहण करती है उसकी नीतियां हैं वो होती ही रहेंगी बाहर की दुनिया का। और बाहर जो जो नए ट्रेंड्स आएंगे वो सबसे पहले वो अडॉप्ट करेगा। चाहे वो सोशल नेटवर्क की चीजें हो, आप उनको बचा नहीं सकते, ये मत देखो, ये देखो, पढ़ने बैठो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो बाहरी प्रभाव है, बाहरी प्रभाव परिवेश से आ रहा है। परिवेश कितना सही है, परिवेश उसके लिए सत्संग हो रहा है कि नहीं, ये उसके साथ जो बड़ा है, पेरेंट्स है, बड़ा भाई, छोटा भाई, वो बस इतना ही देख सकता है। मुझे लगता है कि इस तरह से इस चर्चा को हम लोग आरंभ कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप कह रहे थे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप तक कम्युनिकेट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कहना चाह रही थी और जो गाइडलाइन चाह रही थी वो मिल गई मुझे। शायद आप तक कम्युनिकेट नहीं होने के बाद भी मुझे वो मिल गई गाइडलाइन जो हम चाह रहे थे कि हमारे साथ जो युवा दर्शक बैठे हैं, जो जुड़े हैं, जो ये प्रेरणा और प्रभाव में अंतर नहीं कर पाते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए। प्रेरणा क्या होती है, सिर्फ प्रभावित होना चकाचौंध में, या जो आपने ओशो का उदाहरण दिया वो पर्याप्त नहीं है।
और गांधी जी का जो आपने उदाहरण दिया, सचमुच उन्हें लगा होगा कि गांधी और ओशो में क्या अंतर है और वो किस लाइन पर जाएं। तो हम शायद यहाँ अपनी। पर कुछ अच्छी चीजें जोड़ी जा सकती है मेनका जी। जब हम कहते हैं युवा पीढ़ी तो वो एक एब्स्ट्रक्शन है। अभी हम लोग के साथ अगर दो युवक दो युवतियां होते या छह युवक छह युवतियां, तो आप देखती हैं कि चेतना एक ही है, लेकिन सबके अपने माइंडसेट में फर्क है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने परिवेश से आए हैं। एक खास तरह के घर, एक खास तरह का वर्ग से, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्य वर्ग परिवार, उच्च वर्गीय परिवार, 10 बहनों में एक भाई एक बहन में एक बहन, या एक ही संतान। तो किस तरह के परिवेश और संस्कार को लेके वे आए हैं, वो इंडिविजुअलाइज हो जाता है। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट रहता है कि पूरी युवा पीढ़ी है। तो वो उसके बारे में आप एक जनरल आइडिया ही दे सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर हमेशा चलना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि समाज ऐसा है, देश ऐसा है, अंग्रेजों ने ऐसा किया, मुगलों ने ऐसा किया, ये बहुत जनरलाइज। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर इससे संबंधित आपको कोई चीज परेशान करती है, युवाओं से संबंधित, तो आप अपनी बात कहेंगे तो उसमें वो पूरी युवा पीढ़ी रहेगी, क्योंकि आप उस वक्त इस प्रॉब्लम के जरिए रिप्रेजेंट कर रही होंगी उस पीढ़ी को, है ना। तो इंडिविजुअलाइज होना बहुत जरूरी है, इन पर्टिकुलर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उन छह युवकों में आपको लगेगा किसी के पास विवेकानंद जैसी मेधा है, बहुत इंटेलिजेंट है, किसी कोई लगा कि कोई डल है, कि कोई शंकराचार्य जैसा विद्वान है अभी से ही। तो अलग अलग मेधाएं होती है, अलग अलग प्रतिभाएं होती है, अलग अलग मेंटल स्टेट्स होते हैं, या इसको एक लाइन में कहते हैं कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो अगर दो बच्चे ले या छह ले या 100 ले, तो उसका एक आप सांख्यिकी के हिसाब से जनरल निकाल सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल अच्छा नहीं होगा। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वन टू वन होना चाहिए। वन टू मेनी में क्या होता है, वो जनरलाइज हो रहा है। तो हम एक खास आइडिया समझ लेते हैं, इसको बोले और जो सब में जाए। क्लास में 40 बच्चे हैं, सब में जाए, है ना। लेकिन 40 बच्चे की अलग अलग डिफरेंट परिस्थितियां होती। जैसे मैं बनारस यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता था, क्लास लेता था, तो मैं पहले दिन ही बोल देता था कि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पूरे वंश में पहली बार कोई मास्टर्स करने आया है। क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी में यह था कि अंग्रेजी में पढ़ाना है, और उसमें सब तरह के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आए हैं। वहाँ पर कोई एकदम उच्च शिक्षित और लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, तो कोई आजमगढ़ बलिया मऊ का भी है ना। तो मैं पहले ही बोल देता था कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके वंश में पहली बार कोई मास्टर्स कर रहा है। बहुत गर्व की बात है इस पूरे परिवार के लिए। आप में से कई लोग पीछे बैठे होंगे और कॉम्प्लेक्स में होंगे, क्योंकि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते, और सामने अच्छी पोशाक, बिल्कुल आधुनिक फैशनेबल ड्रेस में जो लड़के लड़कियां वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल पीछा या पिछड़ा हुआ मत समझिए। तो जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, युवा हैं, वो मेरी चेतना में पहली पंक्ति में है। इसलिए आप अगर हिंदी में ही अपनी बात लिख सकते हैं तो उसी में करिए, वही आपकी मेरिट है। अपनी बात को कहिए, हिंदी में कहिए, फ्रेंच में कहिए, उर्दू में कहिए। कोई भी भाषा अपने आप में खूबसूरत होती है, जरूरी कि अंग्रेजी में ही कहा है। धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीख लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयबल होने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। स्मार्ट होना जरूरी है, अंग्रेजी जानना जरूरी है, भाषा पर पकड़ जरूरी है, बोलना, अंग्रेजी में शिक्षित होना, संस्कारित होना ठीक है, लेकिन डेप्थ होना जरूरी है। स्मार्ट पीपल नहीं चाहिए देश को, डेप्थ पीपल चाहिए, है ना। क्योंकि पूरी दुनिया को डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी पदों वाले युवाओं के जरिए हीलर्स की ज्यादा जरूरत है। लोगों के पास दुख ज्यादा है, लोगों के पास नौकरियां हैं, पैसे हैं, लेकिन उनके पास भी दुख है। हील कौन करेगा, है ना। तो अच्छा मन, एक करुणा संपन्न मन चाहिए, हृदय चाहिए, जो दूसरे की वेदना को समझ सके। और सबसे पहले हम ऐसा हृदय लेके खुद उनके पास जाए। इस तरह से मैं पिछले 30-35 सालों से लोगों से इंटरेक्ट करता हुआ यहाँ तक आया हूँ, 40 साल हो गए, है ना। तो मुझे लगता है कि हार्ट को, हार्ट का नॉरिशमेंट बहुत जरूरी है। उनको कुछ भी सिखाते हुए, या उनको जॉब के लिए या कैरियर के
ये बनाते हुए, ये तभी हो पाएगा जब हम उन्हें कहें कि जर्नी और डेस्टिनेशन की जगह पर तुम कंपनी पे ध्यान दो। अगर कोई गायक बैठा है और उसके साथ तबला वादक अच्छी एकम्पनीमेंट उसके साथ नहीं है, एकम्पनी अच्छी नहीं करता, तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, है ना। तो उसकी अपनी में था, साथ में परिवेश। तो मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलर बात करें अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को लेकर के, और वो पॉइंट जो आपको भी कहीं ना कहीं परेशान करता है। कई बार होता है ना कि हम लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी नहीं होते, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो दूसरे का सुख ही हमारा सुख होता है और हमारा कोई दुख नहीं रह जाता। अगर इस बात का कोई मतलब है, इस अनुभूति का कोई मतलब है, तो ये एप्लीकेबल भी हो सकता है इस दुनिया में किसी के भी साथ, क्योंकि सभी जगह कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को प्यूरिटी की ओर ले जाना ये बड़ों का दायित्व। सचमुच आज आरंभ बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है मित्रों कि ये अंक हम यहीं जो है संपन्न करें, क्योंकि आगे की श्रृंखला में हम अपने विद्वान के अनुसार इन पर्टिकुलर बात करेंगे जो सचमुच बहुत मायने रखती है, जैसा कि उन्होंने आज के अंक में बताया। तो आगे के अंक में आप जानेंगे इन पर्टिकुलर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, या अ, इस विषय पर भी बात होगी कि सफर से ज्यादा संगत हम सफर कैसा है, वो इस विषय पे भी हम बात करेंगे कि इसने सफर अच्छा तभी होगा जब हम सफर भी अच्छा होगा। तो आज की जो चर्चा में बहुत सारी छोटी छोटी बातें आई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने जिस ओर ध्यान नहीं दिया था, और हमारे विद्वान की पिछली श्रृंखला में भी आपने देखा होगा आदत है ध्यान दिलाना, ध्यान देना और ध्यान दिलाना। तो आगे की भी श्रृंखला में, आगे की एपिसोड्स में हम ये जरूर जानेंगे कि और किन किन विषयों पे हम ध्यान दे के अपनी अंतर चेतना को जान सकते हैं, जगा सकते हैं और देख सकते हैं। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आप आज के अंक में आए और आपने इतनी अच्छी बातें की हम सबके घर के अंदर बैठकर, हमारे साथ बैठकर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही कहेंगे कि परस्पर देवो भव, हम एक दूसरे को आलोकित करें और आलोकित होते रहें। बिल्कुल।